अस्सलाम वालेकुम जी। यस फ्रेंड्स, आज हम अपने नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 10 के साथ इट माइट बी द लास्ट वन ऑफ इंग्लिश सीरीज़। तो बिकॉज़ मेरे पास जो लेक्चर्स की तादाद है इंग्लिश की वो ये मिला के 11 हो जाएगी। तो मे भी मतलब ये आखिरी हो या इसके बाद एक और आए बस। जैसे मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम इंशाल्लाह मंडे से जो है वो अपना पेडागोजी का जो है वो सिलसिला शुरू करेंगे। तो विदाउट डिलेइंग एनी मिनट, लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्रीन। इंग्लिश पार्ट है, लेक्चर 10 है। तो पहले नंबर पे अ सेल्समैन नीड्स टू बी, ये मुझे पॉइंटर, अ सेल्समैन नीड्स टू बी पोलाइट टू हिज क्लाइंट्स डैश दे आर कंप्लेनिंग। अब इधर दो वर्ड हैं, एक है अनटिल और एक है इवन इफ। अब इवन इफ का मतलब है यहाँ पे कोई कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। अनटिल में किसी तरह की कंडीशन नहीं। अब बात जो ऊपर हो रही है ना वो किसी मतलब किसी की सिफ्त की हो रही है, किसी की मतलब कोई ऐसी बात हो रही है जिसमें वो बंदा मतलब उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन मशरूत है, ऐसी मतलब कोई हालत मशरूत है। मशहूर मशहूर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ उसके साथ शर्त है कि ऐसा हो तो वो ऐसा करता है। तो सेल्समैन जो है ना वो उसकी एक सिफ्त बताई जा रही है कि उसको पोलाइट होना चाहिए अपने क्लाइंट्स के साथ। और हत्ता कि तो इसमें इवन एक आएगा कि हत्ता कि अगर वो कोई कंप्लेन भी कर रहे हैं ना तो फिर भी उनको जो है वो पोलाइट होना चाहिए। अनटिल का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो इसका हमें चाहिए। अब ये वाला देखिए, दे विल नॉट डू एनीथिंग डैश आई इंस्ट्रक्ट देम। अब यहाँ पे जो है ना वो अनटिल और टिल है, तो यहाँ पे अनटिल आएगा। अनटिल का मतलब होता है कि यहाँ तक, यानी यहाँ तक मैं नहीं कहूँगा या जब तक मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। तो तब तक वो कोई भी एक्शन नहीं करेगा, जब वो कुछ भी नहीं करेगा। थर्ड है आई एडमायर हर डैश शी एग्जिबिट्स स्टेडफास्ट ओपिनियंस ऑन एनी मैटर। यानी वो हर अपने मैटर पे वैसी ओपिनियंस शो करती है जो स्टेडफास्ट होती हैं, यानी जिसमें कोई ऐसा पॉइंट होता है जो फैक्चुअल होता है। तो इधर उसकी एडमायरेशन की बात हो रही है तो इधर बिटवीन नहीं आएगा, इसमें बिकॉज आएगा, ठीक है। बिकॉज को बाज़ दफ़ा हम एज के साथ भी मतलब शो करते हैं। एज होता है ना, ए और एस, ठीक है। एज के साथ भी बाज़ कर, हर जगह पे एज का मतलब बिकॉज नहीं होएगा, लेकिन मोस्टली जगह पे हम बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में एज के साथ भी मंसूब करके बताते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। इधर माई शूज़ और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन फ्लोर। तो अब वो कहता है कि यहाँ तो मेरे जूते या तुम्हारा जो कोट है ना वो हमेशा ही फर्श पे पड़े रहते हैं, मतलब ज़मीन पे गिरे रहते हैं। तो इसमें इज या आर आएगा, तो इसमें आर नहीं आएगा क्योंकि दोनों की अलग अलग बात हो रही है, दोनों सब्जेक्ट जो है ना वो अलग अलग है, सिंगुलर में आ रहे हैं, ठीक है। इधर माई शूज़ और योर कोट, यानी या तो मेरे जूते या तुम्हारा जो कोट है ना वो हमेशा फर्श पे जो है ना वो पड़े रहते हैं। तो अब इधर और की बात है, अगर एंड होता फिर हम हैं की बात करते उर्दू में, उसके साथ फिर हम आर लगाते। अब इधर जो है ना वो और है, इधर माई शूज़ और योर कोट, यानी कंडीशन है या तुम्हारा कोट या मेरे जूते हमेशा फर्श पे ही रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम इज की बात करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन वांट्स करप्शन फ्री कंट्री डैश नोबडी वांट्स टू स्टॉप इट। कहता है कि हर बंदा जो है वो करप्शन फ्री कंट्री तो चाहता है। कहता है कि हर तरह की बदनवानी से पाक हो कंट्री। अब इधर सीन्स नहीं आएगा, सीन्स किसी और मैनी में चला जाएगा। तो इधर हाउएवर आएगा कि हाउएवर, लेकिन ताहम, ठीक है। मतलब हर बंदा जो है ना वो ये चाहता है कि करप्शन फ्री कंट्री हो, लेकिन अब इसमें बट भी आ सकता था कंजक्शन के तौर पे, लेकिन अब हमने हाउएवर क्योंकि हमसे कहा गया तो हमने हाउएवर लगाया है, ठीक है। कि हाउएवर यानी ताहम कोई भी इसको जो है ना वो स्टॉप नहीं करना चाहता, यानी अपने तौर पे जो है ना वो करप्शन कर ही जा रहा है। देयर वाज अ बिग क्राउड डैश द केक शॉप। अब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बैक साइड पे, तो आउटसाइड होगा क्योंकि अब नई नई कोई केक शॉप खुली है तो उसके ऊपर जो है ना वो रश है। जैसे अभी कपल ऑफ ईयर्स अगो जो है वो लाहौर में, आपको पता होगा कि वो आई थी, कनाडा की एक ब्रांड आई थी टिम हॉर्टन्स, ठीक है। तो उसकी वो जो कॉफ़ी की शॉप थी तो उसके बाहर जो है वो रश लगा होता था, तो आउटसाइड आएगा, बिहाइंड नहीं आएगा। ऑल द पेपर्स वर डैश द फ्लोर। अब हमने अभी पीछे एक लफ्ज़ पढ़ा ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर जो है ना जो फर्श होता है उस पर कभी भी हम ऐड की नहीं लगाएंगे, बल्कि उधर जो है वो हम ऑन लगाएंगे, ऑन द फ्लोर, ठीक है। अक्सर आपने कोई हॉलीवुड का गाना गाना भी सुना होगा, तो वो ऑन द फ्लोर जो है ना वो अक्सर फ्लोर की जब बात करते हैं तो वो ऑन द फ्लोर कहते हैं, डांस ऑन द फ्लोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो
द कॉइन वाज डैश द सोफा। अब अच्छा, इधर में एक है इन द सोफा, एक है अंडर द सोफा। इन तो आ नहीं सकता बिकॉज इन की वो सॉरी जो पोजीशन है वो इधर अंडर आएगा। एक होता है अंडर और एक होता है बिलो। अंडर उस चीज़ को हम कहेंगे जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उस चीज़ के नीचे है लेकिन वो उसके साथ टच नहीं हो रही। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका एक पिलो पड़ा होगा, एक तकिया पड़ा हुआ है, उसने उसके नीचे आपने वॉलेट रखा होगा, तो आप ये नहीं कहोगे कि माई वॉलेट अंडर द पिलो। आप कहोगे माई वॉलेट इज़ बिलो द पिलो, यानी पिलो के नीचे है मेरा। अब उधर क्योंकि वॉलेट जो है वो टच हो रहा है, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आपका वॉलेट जो है, अब कॉइन की जगह पर वॉलेट है या कोई भी चीज़ है, वो आपने सोफ़ा के नीचे कर दी है या बेड के नीचे कर दी है, लिख दी है, उधर फिर अंडर आएगा बिकॉज उधर वो चीज़ जो है वो बेड के साथ या सोफ़ा के साथ या काउच के साथ या चेयर है या जो भी है उसके साथ वो टच नहीं कर रही। तो ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी चीज़ बताई है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और वो उसके साथ टच हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी वो पिलो और उसके वॉलेट वाली, तो फिर हम उसको बिलो कहेंगे। लेकिन अगर वो टच नहीं हो रही, ठीक है, तो जैसे इसके साथ ये उन्होंने कहा था कॉइन वाज डैश या सोफा, तो फिर हम इधर जो है वो अंडर कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे कोई अल्लाह ना करे कोई मतलब इमारत गिरती है तो हम कहते हैं कि बिलो द मतलब सम पीपल या मैनी पीपल वर इंजर्ड, मतलब कुछ इस तरह से होता है कि वो मलबे के नीचे दब के जो है ना, तो उसमें आपने कभी भी अंडर नहीं पढ़ा होगा कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का इत्तेफाक हो। लेकिन अगर आप किसी बंदे की स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो मतलब फलां रूफ पे जो है ना वो या फलां स्टोरी पे जो है ना वो खड़ा हुआ है, तो फिर हम उसको फलां बिल्डिंग के अंडर कहेंगे। ठीक है, कि फलां बिल्डिंग के अंडर जो है ना इस रूम में जो है वो मौजूद है, इस तरह से करके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, कंसेप्ट के रिलेटेड थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट है डैश फ्लाइट डिड यू टेक। व्हाट नहीं आएगा, ठीक है, विच आएगा। विच इज़ आल्सो आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है ये। विच फ्लाइट डिड यू टेक, कौन सी फ्लाइट आपने टेक ली मतलब ली है, व्हाट नहीं आएगा। आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी चीज़ की मतलब सिंपल लफ्ज़ में बताओगे जिसके अंदर जो है ना वो नॉट का जिक्र हो रहा होगा, तो अब वो बंदा इजीली पहचान सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है वो भी बंदा इजीली पहचान सकता है। तो उसके भी मैंने आपको शायद बताया था कि दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है, एक इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मैं कहूँगा हु आर यू, व्हाट इज योर नेम एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव की भी मैंने आपको बताई थी मिसाल, आई थिंक 2-3 लेक्चर पहले जो है वो एक इस तरह की कोई बात आई थी, तो वो भी बंदा इजीली पहचान जाता है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि हु आर यू या सॉरी हु आई एम, अब इधर तो मतलब बात जो है ना वो सवाली अंदाज में हो रही है, लेकिन मैं कहूँ कि हु एम आई, एक होता है हु आई एम, एक होगा हु एम आई। ठीक है, एक में आप बात सवाली अंदाज में पूछ रहे हो, एक में आप बात सवाली अंदाज में पूछ नहीं रहे। ठीक है, लेकिन वही वो जो दही वाली बात थी कि वो दही लेने गया उससे गिर गया, तो ये ना बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। ये इंशाल्लाह जब हम ग्रामर की सीरीज शुरू करेंगे उसमें फिर आपको सब कुछ बताएंगे। तो इसमें मॉडेम इज़ नॉट वर्किंग। मॉडेम जो है ना वो कंप्यूटर के साथ मुंसलिक इंटरनेट की चलाने के लिए जो आपकी डिवाइस होती है उसको कहते हैं। तो शैल वी गो फॉर अ वॉक। अब वॉक के साथ वॉक का उन्होंने पूछा है कि वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का तो हो नहीं सकता बिकॉज हमने पढ़ा हुआ कि इट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन और डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, तो मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है ना वो बताता है। तो अब वॉक जो है वो ये कोई एक्शन है, तो एक्शन वर्ब एक्शन चीज़ जो है ना वो हमेशा वर्ब ही बताता है, तो ये वर्ब है। जैसे वॉक वॉक वॉकड, वॉकिंग वॉक्स। तो इसमें गो जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, वही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, शैल जो है वो आपका फ्यूचर के हवाले से क्योंकि बात है तो उस फ्यूचर के हिसाब से आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वी विल हैव टू डिसाइड डैश टू गो अहेड फॉर प्रोजेक्ट। इधर देखें वेदर की बात आएगी, इसमें व्हाट नहीं आएगा। ठीक है, अब वेदर और इफ़, ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़े तो उसमें एक जब आप उसका सवाल या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसमें वेदर और इफ़ का भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो वेदर और इफ़ वाला होता है ना उसमें आपको ज़रूरी नहीं होता कि, हालांकि बात ये वाली लग ऐसी रही होती है जैसे कोई सवालिया अंदाज वाली है, लेकिन ये सवालिया अंदाज वाली नहीं होती। इसके इसलिए इसी के आगे जो है ना वो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, सॉरी ये पीछे हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की बात आएगी, द हंग्री चिल्ड्रन एट देयर मील हंग्रीली। अब मील जो है ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। अब चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल में है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ये उनकी आगे कैटेगरी आ गई। एड जो है वो आपका एक्शन है, ठीक है, और चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें दो ही बचते हैं, एक हंगरी बचता है कि हंगरीली बचता है। हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन पर नाउन की जो है वो कोई क्वालिटी बयान कर रहा होता है। तो अब वो क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई पॉजिटिव भी हो, कोई नेगेटिव भी हो सकती है। तो हंगरी जो है वो भूख को रिप्रेजेंट कर रही है चीज़, तो भूख होना, तो हंगरी जो है ना वो इधर आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो हंगरी आएगा, हंगरीली नहीं आएगा। हंगरीली जो है वो आपके एडवर्ब में चला जाएगा, बिकॉज वो उसको हंगरी को जो है वो मजीद अब आगे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सकलैन चेक्ड हिज वर्क वेरी केयरफुली। अब इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका वर्ब है, ये जो आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। हीज उसका जो ना वो आ गया, पोजेसिव केस आ गया। उसके बाद वर्क जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और वेरी केयरफुली। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि केयरफुली क्या है, तो ये वर्ब है या एडवर्ब है। तो ये आपको पता है कि एक चीज़ मैं पहले भी बताई थी कि हर वर्ड जो एल वाई पे ख़त्म हो रहा हो ना वो एडवर्ब नहीं भी होता। तो मतलब मोस्टली केसेस में नहीं भी होता, मोस्टली केसेस में होता भी है। वैसे इसकी ज़्यादातर पहचान यही करवाई जाती है कि कोई वर्ड एल वाई पे ख़त्म हो रहा है ना, तो जैसे हैप्पी है, तो हैप्पी जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो हैप्पीली जब हम कहेंगे तो वो आपकी एडवर्ब हो जाएगी, बिकॉज वो उसको मजीद आप डिस्क्राइब कर रहा है इस तरह करके, ठीक है। तो केयरफुली जो है वो आपका एडवर्ब हो गया। तो ये उसका वर्ब नहीं है बल्कि एडवर्ब है, जो इसको मजीद डिस्क्राइब कर रहा है आपके वर्ब को। वर्ब को ये कहता हूँ ना, वर्ब को हो गया या एडजेक्टिव को हो गया, ये खुद अपने एडवर्ब को जो है ना वो जो क्वालिफाई करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो द स्वेटर इज डैश बिग, तो स्वेटर इज टू बिग, ठीक है, स्वेटर इज टू बिग यानी बहुत बड़ा है ये वाला स्वेटर जो है ना। नेक्स्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट डैश फ्रॉम पॉल्यूशन। अब इसमें एक वर्ड है एन इन्वायरमेंट, एक है इन्वायरमेंट। तो हमें अगर हम एन इन्वायरमेंट लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट में मीनिंग और हो जाएगा। एन इन्वायरमेंट का मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर मतलब किसी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो हमारे अपने जैसे घर का या अपने इर्द गिर्द का कोई हो सकता है। तो लेकिन इन्वायरमेंट की जब हम बात करें तो हम एक टोटली होल द मतलब जो इन्वायरमेंट है उसकी हम बात कर रहे होंगे, होल ऑफ द इन्वायरमेंट को। मतलब उसमें हम पोल्यूशन की बात जो है ना वो किसी खास स्पेसिफिक रीजन या अपने पर्टिकुलर खित्ते की या अपने पर्टिकुलर एरिया की बात में जो है ना वो नहीं आएंगे। तो एन में इन्वायरमेंट नहीं, एन इन्वायरमेंट में नहीं आएगा बल्कि इन्वायरमेंट आएगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ भी और भी शो हो गई कि हर वर्ड जो मतलब वॉवल से शुरू हो रहा है उसके साथ ए एन वगैरह लगना जो है ना वो ज़रूरी नहीं भी होता। जैसे मैंने आपको ये चंद लेक्चर्स पहले एक वर्ड एग्जांपल दी थी कि अली इज़ ऑनेस्ट। तो अब इसके साथ क्या है कि हम एन लगा देते हैं, अली इज़ एन ऑनेस्ट, ठीक है, या ही इज़ एन ऑनेस्ट। नहीं भाई, ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो उसकी सिफ्त को बयान कर रहा है। तो ए एन और द जो डिटर्मिनर्स होते हैं, हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ये हमेशा नाउन्स के साथ आते हैं, नाउन्स के साथ। तो इसलिए हमें ऑनेस्ट को जो पता है वो क्या लगा कि ऑनेस्ट जो है वो नाउन नहीं है, वो कोई सिफ्त है। तो इस तरह ऑनेस्टी भी सिफ्त में आएगा। तो अब एन ऑनेस्टी के साथ हम एन वैसे भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ही इज़ ऑनेस्ट मैन, इस तरह से करके हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है द सेल्स गर्ल डैश 5 डिफरेंट शेयर्स। तो इसमें हम शॉर्ट कहेंगे कि उसी बात जो अभी उसने की, यानी जो माजी की बात बन गई। सेल्स गर्ल शॉन नहीं आएगा 5 डिफरेंट शेयर बल्कि शॉर्ट आएगा। यानी सेल्स गर्ल ने हमें 5 डिफरेंट कलर्स के जो शेयर्स होते हैं ये वो दिखाए। डैश ऑफ द 6 फ्लैट्स हैज़ इट्स ओन एंट्रेंस। अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे 6 फ्लैट्स है, फ्लैट्स जो है ना वो क्योंकि ऐसा लगा हुआ है तो ये प्लूरल का शो कर रहा है, और प्लूरल के साथ तो कभी भी हैज़ नहीं आता। तो बच्चे ये जो ईच और एवरी है ना, ये हमेशा ही आपके सिमिलर्स के साथ कंसीडर किए जाते हैं। तो वो कह रहा है बात को समझने की ज़रूरत होती है, यहाँ पे बहुत लोग मार खा जाते हैं। वो कहता है कि 6 फ्लैट्स में से हर एक का जो है ना वो अपना एक एंट्रेंस पॉइंट है। अब 6 फ्लैट्स की बात अलग है, लेकिन जो बात मेन तौर पे की जा रही है वो ईच की है, यानी हर हर प्लॉट की बात की जा रही है। तो हर ईच में जब हम करेंगे तो एवरी एवरी वो नहीं आएगा बल्कि ईच आएगा। ईच में आप हर एक को अलग से जो है ना वो बता रहे हैं, उसकी हर अलग से जो है ना वो एक क्वालिटी बता रहे हैं। तो हर 6 फ्लैट में से हर एक का जो है ना वो एक अपना इंटरेस्ट पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इधर हैज़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये जी आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10। होपफुली आपको पसंद आया होगा।